नमस्कार। दुनिया इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां युद्ध केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहती। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता है तो असर तेल की कीमतों पर पड़ता है। समुद्री रास्ते असुरक्षित होते हैं तो वैश्विक व्यापार प्रभावित होता है और महाशक्तियों की रणनीतियां बदलती हैं तो पूरी दुनिया की राजनीतिक दिशा बदलने लगती है। G7 शिखर सम्मेलन ऐसे ही दौर में हुआ है जब ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव, हॉर्मुज की सुरक्षा, चीन की बढ़ती आक्रामकता, यूक्रेन युद्ध और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता एक साथ विश्व व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। किंतु सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इस बदलती दुनिया में भारत की भूमिका क्या है? क्या भारत किसी एक वैश्विक खेमे का हिस्सा बनेगा या अपनी रणनीतिक स्वायत्तता, अपनी स्वतंत्र पहचान पर विश्व राजनीति में एक नई दिशा तय करेगा, अपना स्थान बनाएगा? क्या G7 की नैतिकता, मोरालिटी वास्तव में नैतिकता है या उसके पीछे शक्ति, व्यापार और सामरिक हितों का खेल छिपा हुआ है? और क्यों आज भारत की विदेश नीति दुनिया की सबसे संतुलित और परिपक्व नीतियों में गिनी जा रही है? विश्व के जो चुनिंदा नेता हैं वो इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, इसे कोट कर रहे हैं, भारत पर भविष्य के लिए दृष्टि गड़ाए रखने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत विश्व की भविष्य की सबसे बड़ी संभावनाओं से भरी हुई शक्ति है। इन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों की परख करेंगे आज के इस विशेष विश्लेषण में। मैं हूं हितेश शंकर और आप देख रहे हैं परख। विश्व इस समय ऐसी परिस्थिति से निकल रहा है जहां कोई भी संकट अकेला नहीं रह जाता। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता है तो प्रभाव तेल के दाम पर पड़ता है। समुद्री रास्ते असुरक्षित होते हैं तो व्यापार महंगा होता है। किसी एक बड़े देश की सैन्य भाषा बदलती है, भंगिमा बदलती है, मुद्रा बदलती है तो छोटे और मध्यम देश अपने विकल्पों को लेकर कि हमारे पास और क्या ऑप्शंस हैं, इन विकल्पों को लेकर फिर से चीज़ों को परखने लगते हैं। इसी पृष्ठभूमि में फ्रांस के एवियन में हुआ G7 शिखर सम्मेलन केवल एक सामान्य अंतर्राष्ट्रीय बैठक नहीं था। ये उस समय हुआ जब अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की चर्चा, हॉर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति की चिंता, गाजा और लेबनान की अस्थिरता, यूक्रेन की लड़ाई, यूक्रेन का युद्ध, चीन की समुद्री सक्रियता और वैश्विक आर्थिक असुरक्षा एक साथ विश्व राजनीति को प्रभावित कर रहे थे। बहुत सारी ऐसी चीजें जो पूरी दुनिया को मथ रही थी, चिंता जगा रही थी, इसकी पृष्ठभूमि में थी। G7 ने पश्चिमी एशिया के संदर्भ में युद्ध विराम, समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा मार्गों की रक्षा और ईरान को परमाणु हथियार से दूर रखने की बात की। पहली नज़र में यह बयान शांति और स्थिरता की भाषा लगता है, किंतु गहराई से देखें तो इसमें नैतिकता के साथ साथ, मोरालिटी के साथ साथ पावर, ट्रेड और एनर्जी यानी शक्ति, व्यापार, ऊर्जा और स्ट्रेटजी यानी रणनीति भी जुड़ी हुई है। यही आज की विश्व राजनीति की सच्चाई है। कोई भी बड़ा देश केवल नैतिक कारणों से नहीं चलता, वो अपने हित, अपने मित्र, अपनी मजबूरियां और अपनी सुरक्षा भी देखता है और इसके अनुरूप ही फैसले लेता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अच्छे देश और बुरे देश की सरल भाषा में समझना आज संभव नहीं है, ठीक भी नहीं है। इसे ऐसे समझ लीजिए कि कोई देश एक मुद्दे पर बहुत नैतिक दिख सकता है और दूसरे मुद्दे पर चुप रह सकता है। कोई देश जलवायु पर उदार भाषा बोल सकता है, बहुत लिबरल दिख सकता है, लेकिन शरणार्थियों पर, वास्तविक चिंताओं पर कठोर हो सकता है। कोई देश मानवाधिकार की बात कर सकता है, लेकिन अपने मित्र देशों के मामले में वो वही कसौटी लागू नहीं करता। यही कारण है कि दुनिया में स्थायी नैतिक खेमे कम बनते हैं और ऐसे में मुद्दा आधारित गठबंधन ज्यादा बनते हैं। किसी एक सवाल पर कुछ देश साथ आते हैं, दूसरे सवाल पर वही अलग अलग खेमों में चले जाते हैं।
G7 का पश्चिम एशिया पर रुख इसी जटिलता को दिखाता है। इन्हीं उलझनों के बीच वो मंच सजा था। हॉर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा एक मानवीय प्रश्न भी है, वैश्विक प्रश्न भी है, क्योंकि वहां से गुजरने वाले जहाजों में नाविक होते हैं, पूरी दुनिया के नाविक होते हैं, नागरिक आपूर्ति होती है, चीजों की ऐसी आपूर्ति है जिसके बिना सामान्य व्यवस्थाएं चल नहीं सकती। बहुत बड़ी एक खेप वहां से होकर गुजरती है और कई देशों की रोजमर्रा की जरूरतें इस रास्ते से जुड़ी हुई हैं। लेकिन ये उतना ही रणनीतिक प्रश्न भी है, केवल मानवीय नहीं है, ये रणनीतिक प्रश्न भी है, क्योंकि इसी रास्ते से ऊर्जा का जो बाजार है, एनर्जी की जो मार्केट है, शिपिंग की जो मार्केट है, बीमा दरें, वो और एशिया की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित करने वाले बहुत सारे बारीक तार वो इसी रास्ते से निकलते हैं। वो सारे समीकरण यहां से जुड़े हुए हैं। इसलिए जब बड़े देश समुद्री मार्गों की सुरक्षा की बात करते हैं तो वो केवल शांति की बात नहीं होती, उसके भीतर अपने बाजार की बात भी होती है, अपनी ऊर्जा की बात भी होती है और साथ साथ अपने सामरिक प्रभाव की चिंता भी होती है। भारत के लिए पश्चिम एशिया कोई दूर की घटना नहीं है, कोई बहुत दूर कोई मामला चल रहा हो ऐसी बात नहीं है, वो बहुत करीब से जुड़ा हुआ विषय है। खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं। भारत की ऊर्जा जरूरतें इस क्षेत्र से जुड़ी हैं। भारतीय नाविक समुद्री व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, पूरी दुनिया के लिए निभाते हैं। भारत के संबंध अमेरिका से भी हैं, ईरान से भी हैं, अरब देशों से भी हैं और इजराइल से भी हैं। इसलिए भारत किसी एक पक्ष की तीखी भाषा दोहराकर अपने हितों को, अपने लोगों को संकट में नहीं डाल सकता। भारत को ऐसा रास्ता चाहिए जिसमें शांति भी बचे, संवाद भी बचे, ऊर्जा सुरक्षा भी बनी रहे और भारतीय नागरिकों के हित भी सुरक्षित रहें। यही बारीकी, यही सूक्ष्मता भारत की विदेश नीति की असली परीक्षा है। भारत युद्ध का विस्तार नहीं चाहता, किंतु समुद्री मार्गों की असुरक्षा भी स्वीकार नहीं कर सकता। भारत ईरान के परमाणु प्रश्न की गंभीरता समझता है, किंतु वो संवाद के रास्ते बंद करने में विश्वास नहीं करता। भारत अमेरिका से सहयोग बढ़ाता है, लेकिन अपनी विदेश नीति को अमेरिका की नीति का हिस्सा नहीं बनाता। भारत अरब देशों से ऊर्जा और निवेश संबंध मजबूत करता है, जरूर करता है, लेकिन इजराइल से तकनीक और रक्षा सहयोग भी जारी रखता है। ये भारत की विशिष्टता है। यही संतुलन, यही विशिष्टता भारत को आज की दुनिया में गंभीर और भरोसेमंद शक्ति बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 के संपर्क सत्र में इसी भारतीय दृष्टि को सामने रखा। भारत ने ये बात साफ कर दी कि आज ऊर्जा, भोजन, स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा ये सब अलग अलग विषय नहीं रहे, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और कैसे जुड़े हुए हैं कि यदि समुद्री मार्ग असुरक्षित होगा तो ऊर्जा भी महंगी होगी, तेल भी महंगा होगा। ऊर्जा महंगी होगी तो खाने पीने की चीजें और आना जाना यानी परिवहन की लागत भी बढ़ जाएगी। इस सब से क्या होगा? आर्थिक दबाव बढ़ेगा और आर्थिक दबाव बढ़ेगा तो विकासशील देशों पर अधिक बोझ पड़ेगा। भारत इस पूरी कड़ी को समझता है और इसी कारण उसका जोर केवल शक्ति प्रदर्शन पर नहीं, भरोसे और साझेदारी पर रहता है। भारत बार बार कहता है कि दुनिया में संसाधनों की कमी से अधिक भरोसे की कमी है। बड़े देश नियमों की बात करते हैं, किंतु कई बार नियमों को अपनी सुविधा के अनुसार लागू करते हैं। इससे होता क्या है कि छोटे और विकासशील देशों में बेचैनी, असंतोष पैदा होता है, एक उद्विग्नता का माहौल बनता है। भारत इस असंतोष को टकराव की भाषा नहीं देता, वो इसे सुधार, साझेदारी और सम्मान की भाषा देता है। भारत कहता है कि वैश्विक व्यवस्था को तोड़ने की नहीं, उसे अधिक न्यायपूर्ण यानी जुडिशियस और अधिक प्रतिनिधिक यानी रिप्रेजेंटेटिव बनाने की आवश्यकता आज है। भारत की ये बात सही है। भारत केवल नैतिकता का उपदेश देने वाली बात नहीं करता। भारत केवल ये नहीं कहता कि दुनिया को न्यायपूर्ण होना चाहिए, वो ऐसे काम भी करके दिखाता है
जिससे सामान्य लोगों को लाभ हो सके। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी ढांचा, उसके लिए एक अलायंस गठबंधन, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल पर आधारित पर्यावरण अभियान, डिजिटल भारत यानी डिजिटल सार्वजनिक ढांचा और आपदा राहत में भारत की सक्रियता इसी सोच को जमीन पर उतरते हुए दिखाती है। भारत के पास केवल कहने वाली बात नहीं, उसने जमीन पर उतार कर ये काम करके दिखाया, उसके पास मॉडल्स हैं। भारत की नैतिकता का आधार भाषण नहीं है, उपयोगिता है। भारत आज जो ग्लोबल साउथ यानी वैश्विक दक्षिण की बात होती है, तो भारत वैश्विक दक्षिण से कहता है कि विकास बाहर से थोपा हुआ उसका कोई ढांचा नहीं होना चाहिए। विकास ऐसा होना चाहिए जो स्थानीय समाज की कैपेसिटी बिल्डिंग करे, क्षमता बढ़ाए। यही भारत की आवाज कई पश्चिमी देशों से अलग दिखाई देती है, क्योंकि भारत केवल अपने मतलब की बात नहीं करता। पश्चिम कई बार मानव अधिकार, लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नियम आधारित व्यवस्था की भाषा बोलता है, मगर बहुत सिलेक्टिव तरीके से बोलता है, चुनिंदा तरीके से बोलता है। रह रहकर किस मुद्दे पर बोलना है वहां बोलता है, और कहीं चुप रह जाना है तो चुप रह जाता है। उसके व्यवहार में ये सिलेक्टिविटी, ये चयनात्मकता दिखती है। रूस पर कठोर रुख और जो मित्र देश हैं उन पर नरमी, जलवायु पर बड़े बड़े वादे, और जब फाइनेंस की, अर्थ की, वित्त की बात हो तो फिर मुट्ठी भींच लेना। मानवाधिकार पर लंबे लंबे भाषण और शरणार्थियों पर दीवारें। ये लगता नहीं है किसी एक ही राष्ट्र का व्यवहार है, मगर मुद्दों पर चयनात्मकता, सिलेक्टिविटी, ये पश्चिम में दिखाई देती है। ये विरोधाभास दुनिया ने बार बार देखे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि पश्चिम की हर बात गलत ही है। अर्थ केवल इतना है कि नैतिकता और शक्ति को अलग करके नहीं समझा जा सकता। भारत इसी जगह एक संतुलित आवाज बनता है। वो कहता है कि सिद्धांत ऐसे होने चाहिए जो सब पर समान रूप से लागू हों, लेकिन इसके साथ ही समाधान व्यवहारिक और मानवीय हों। इसी संदर्भ में अमेरिका ने जो हिंद प्रशांत कमान से हिंद शब्द हटाकर फिर से प्रशांत कमान, इंडो पैसिफिक की बजाय पैसिफिक कमान, वो नाम रखना, वो नाम अपनाना, ये बड़ी घटना है, ध्यान देने लायक घटना है। आधिकारिक रूप से कहा गया कि कमान का क्षेत्र और काम नहीं बदला। यह भी कहा गया कि यह पुराने नाम की बहाली है। फिर कूटनीति में शब्दों का महत्व होता है या नहीं होता है, यही प्रश्न तय कर लीजिए। शब्दों का महत्व होता है। जब 2018 में हिंद प्रशांत नाम अमेरिका द्वारा अपनाया गया था, तब इसे भारत और हिंद महासागर की बढ़ती भूमिका की स्वीकृति माना गया था। कहा गया था कि इस भूमिका को अंडरलाइन किया अमेरिका ने। अब हिंद शब्द हटाना ये संकेत दे सकता है कि अमेरिका अपनी सैन्य सोच में फिर प्रशांत केंद्रित ढांचे को अधिक महत्व देना चाहता है। मगर क्या भारत को हटा के वो ये महत्व दे सकेगा? हिंद शब्द को हटाकर क्या वो महत्व दे सकेगा? या यहां पर भी दोहरापन है? भारत को इस संकेत से चिंतित नहीं होना चाहिए, मगर इसे अनदेखा भी नहीं करना चाहिए। ये भारत विरोधी निर्णायक कदम नहीं है, फिर भी ये याद दिलाता है कि किसी बड़ी शक्ति की भाषा स्थायी गारंटी नहीं होती। आज कोई देश भारत को अपनी रणनीति की भाषा में केंद्र में रख सकता है, कल वो अपने हिसाब से शब्द बदल सकता है। भारत की वास्तविक शक्ति इस बात पर निर्भर नहीं हो सकती कि कोई विदेशी कमान अपने नाम से हिंद शब्द हटाती है या रखती है। भारत की शक्ति उसके भूगोल से, उसके बाजार से, उसकी नौसेना से, उसकी सैन्य शक्ति से, उसकी तकनीक से, उसके प्रवासी समाज से, उसकी ऊर्जा जरूरतों और मांग से, उसकी क्षमता से, लोकतांत्रिक आधार से और वैश्विक दक्षिण में विश्वास से निकलेगी। भारत ये बात समझ रहा है और इन्हीं बारीकियों पर काम करता हुआ आज भारत दिखाई देता है। हिंद महासागर की वास्तविकता किसी नाम बदलने भर से नहीं बदलती। ये वही समुद्र है जो एशिया, अफ्रीका, पश्चिम एशिया और यूरोप को जोड़ता है। यही समुद्र ऊर्जा, व्यापार और सुरक्षा की बड़ी धुरी है, लिंचपिन है।
भारत इसी समुद्री क्षेत्र का स्वाभाविक केंद्र है, इसका भूगोल आप बदल नहीं सकते। इसलिए भारत को अपनी समुद्री शक्ति, बंदरगाहों की बात, तटीय सुरक्षा, अंडमान निकोबार की तैयारी, अपनी शिपिंग कैपेबिलिटी यानी जहाजरानी की क्षमता और खाड़ी से जुड़े हितों को और मजबूत करना होगा। सम्मान मांगने से नहीं, क्षमता से आता है। रोचक बात यह है कि व्यापक राजनयिक भाषा में मुक्त और खुले हिंद प्रशांत की बात अभी भी बनी हुई है। बार बार ये शब्द प्रयोग हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि सैन्य नामकरण और कूटनीतिक भाषा हमेशा एक जैसी नहीं होती। एक ओर अमेरिका अपनी कमान के नाम से हिंद शब्द हटाता है, दूसरी ओर G7, चीन, ताइवान, होर्मुज, पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर और नियम आधारित व्यवस्थाओं की जब जब बात आती है, उसके जब जब कॉन्टेक्स्ट पॉइंट या संदर्भ आते हैं, वहां अमेरिका हिंद प्रशांत की भाषा बनाए रखता है। ये विरोधाभास है, मगर ये विरोधाभास बताता है कि विश्व राजनीति एक सीधी रेखा में नहीं चलती। अलग अलग मंचों पर अलग अलग संकेत, अलग अलग हित और अलग अलग भाषा काम करती है। भारत को इन्हीं संकेतों को समझते हुए अपनी स्वतंत्र नीति बनाए रखनी होगी। आज वैश्विक मंचों की शक्ति भी बदल रही है। G7 के पास पूंजी, तकनीक और वित्तीय संस्थाओं पर एक उसका असर, प्रभाव है। G20 ज़्यादा व्यापक आर्थिक मंच है। एक ब्रिक्स भी है। ब्रिक्स विकसित होते हुए देशों की बेचैनी और वैकल्पिक विकास की दृष्टि को व्यक्त करता है, उन्हें आवाज़ देता है, उन्हें मंच देता है। संयुक्त राष्ट्र वैधता देता है, लेकिन कई बार निर्णायक शक्ति नहीं दिखा पाता। वो भी UN ही है, वो भी संयुक्त राष्ट्र ही है। यानी अलग अलग मुद्दों के लिए, अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग संस्थाएं, उनकी अपनी क्षमताएं, उनकी सीमाएं भी हैं। जैसे जलवायु सम्मेलन, वो नैतिकता की बात करते हैं, लेकिन वित्त और जिम्मेदारी के सवाल पर अटक जाते हैं। ऐसे में जब तरह तरह के मंच हैं, तरह तरह के समीकरण हैं, तरह तरह के मुद्दे अलग अलग जाकर सुलझते हैं या उलझ जाते हैं, ऐसे में भारत की भूमिका पुल बनाने वाली शक्ति की है। भारत पश्चिम से तकनीक और निवेश चाहता है, रूस से रक्षा और ऊर्जा हित बनाए रखता है, खाड़ी से ऊर्जा और प्रवासी सुरक्षा जोड़ता है, अफ्रीका और एशिया में क्षमता निर्माण करता है और हिंद प्रशांत में समुद्री सुरक्षा की बात करता है। भारत की विदेश नीति का केंद्रीय सूत्र वो रणनीतिक स्वायत्तता है। इसका अर्थ तटस्थता बिल्कुल नहीं है। इसका अर्थ है कि भारत अपने निर्णय किसी दूसरे देश की सुविधा से नहीं, बल्कि अपने राष्ट्रीय हित और व्यापक वैश्विक हित के संतुलन से लेगा। भारत अमेरिका से निकटता बढ़ा सकता है, किंतु अमेरिकी नीति का परिशिष्ट यानी उसका एक्सटेंशन नहीं बन सकता। भारत रूस से संबंध रख सकता है, लेकिन किसी आक्रमण को नैतिक आदर्श भारत नहीं मानेगा। भारत ईरान से संवाद रख सकता है, लेकिन परमाणु प्रसार की अनदेखी भारत नहीं करेगा। भारत ईरान के अलावा इजराइल से रक्षा और तकनीकी सहयोग कर सकता है, लेकिन इसके साथ साथ वो फिलिस्तीन को भी देखता रहता है। कहाँ दर्द है उस पर नजर भी भारत रखता है। यही संतुलन, यही संवेदनशीलता, यही गंभीरता भारत को एक जिम्मेदार शक्ति बनाते हैं। भारत की वैश्विक नैतिकता का सबसे बड़ा गुण ये है कि वो केवल विरोध की राजनीति नहीं करता। भारत ऐसे मुद्दे उठाता है जिनसे सबको लाभ हो। सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, आपदा रोधी ढांचा, डिजिटल पहचान, वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद का विरोध, कौशल विकास और तकनीक तक समान पहुंच, ये किसी एक देश के विषय नहीं है, ये पूरी मानवता के विषय हैं। ये ऐसे विषय हैं जिन पर लोगों के मन कम बंटते हैं, विभाजन कम होता है और लोगों का साथ साथ एक साथ आना, साझेदारी करना वो ज़्यादा संभव है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। भारत समझता है कि आज की दुनिया में नैतिकता तभी टिकेगी जब वो लोगों के जीवन की ठोस समस्याओं को हल करेगी। फिर भी भारत को सावधान रहना होगा।
नैतिक नेतृत्व का दावा तभी टिकेगा जब देश के भीतर क्षमता मजबूत होगी। ऊर्जा आयात का विविधीकरण केवल एक चीज पर, के तेल की बात है तो केवल तेल पर निर्भर नहीं रहा जा सकता, विविधीकरण करना पड़ेगा। नौसैनिक शक्ति का विस्तार वो करना पड़ेगा। पश्चिमी तट और अंडमान निकोबार की सामरिक तैयारी वो चौकस रखनी पड़ेगी। खाड़ी में भारतीयों की सुरक्षा, समुद्री बीमा और शिपिंग कंपनीज जो काम कर रही हैं उस पूरे सेक्टर के हितों की रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया, तकनीकी नवाचार और आर्थिक स्थिरता, ये भारत की विदेश नीति को वास्तविक बल देंगे। राष्ट्रीय क्षमता शक्ति में होती है, संस्थानों में होती है, संसाधनों में होती है, अनुशासनों में होती है और लंबे समय की तैयारी से ये समीकरण पुष्ट बनता है, मजबूत बनता है। हाल में जो दुनिया में चल रहा है, ये वर्तमान वैश्विक उथल पुथल भारत के लिए संकट भी है और अवसर भी। पश्चिम एशिया की अस्थिरता, G7 की चयनात्मक नैतिकता यानी सिलेक्टिव मोरालिटी, अमेरिका की प्रशांत केंद्रित भाषा, चीन का दबाव और वैश्विक दक्षिण की अपेक्षाएं, ये सब भारत को अधिक परिपक्व भूमिका की ओर ले जा रहे हैं। मैच्योर भारत कैसा होगा, भारत किस तरह से निर्णय लेगा? भारत अब केवल संतुलन साधने वाला देश नहीं रह सकता, उसने कदम बढ़ा दिए हैं, उसे संतुलन गढ़ने वाली शक्ति बनना होगा। भारत की दिशा यही है। भारत की दिशा वो है जहां नैतिकता को शक्ति से अलग नहीं रखा जाएगा, बल्कि शक्ति को मानव हित से जोड़ा जाएगा। आने वाले वर्षों में भारत की सबसे बड़ी पहचान यही हो सकती है कि वो किसी एक खेमे की नैतिकता को विश्व नैतिकता नहीं मानता, किसी एक की बात को ढोता नहीं रहता, किंतु विश्व नैतिकता की, विश्व मानवता की आवश्यकता से भारत पीछे नहीं हटता। भारत कहता है कि समुद्र सबके लिए खुले रहें, ऊर्जा सबके लिए सुरक्षित रहे, तकनीक सबके लिए उपयोगी हो, विकास सम्मानजनक साझेदारी पर आधारित हो, सर्वे भवन्तु सुखिना। भारत ये बात करता है। भारत वैश्विक दक्षिण के निर्णय की मेज पर सम्मान के साथ बैठता है। यही भारत का हित है, यही भारत की नैतिक स्थिति है और यही भारत को भविष्य की महत्वपूर्ण, विश्वसनीय और निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित कर सकता है। परख के आज के अंक में इतना ही। बने रहिए पांचजन्य के साथ, जुड़े रहिए विषयों के विस्तृत विवेचन के लिए।